ये बात है 14 जून 2009 की। शाम का समय था। ओशिवारा पुलिस स्टेशन एक लड़की पहुंचती है रोते बिलखते हुए। उसके साथ 4-5 शख्स और थे। रोती बिलखती इस लड़की को पुलिस स्टेशन में बैठाया जाता है और साथ आए शख्सों के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम विस्तार पूर्वक पुलिस को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये लड़की जवाब देती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे साथ बलात्कार किसने किया। तो ये नाम लेती है एक बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा का कि मेरा बलात्कार करने वाले का नाम है शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा का नाम सुनते ही वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो हैरत अंगेज रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। चूंकि केस हाई प्रोफाइल था, इसी वजह से इमीडिएटली कंप्लेंट लिखनी शुरू करी जाती है। गौरतलब बात यह है कि फिर से वहां जो शख्स इसके साथ आए थे उन्होंने फिर से इसको जोर देकर कहा कि सारा विस्तार पूर्वक सारा का सारा किस्सा पुलिस वालों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या कैसे किया गया। तो ये लड़की अपना बयान दर्ज करवाना शुरू करती है। इस लड़की का नाम था लड़की का नाम है माधुरी जोशी। 20 साल की इसकी उम्र थी उस समय की। शाइनी आहूजा के घर में काम करती थी। इसने अपने बयान में ये बताया कि मैं सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे वहां से निकल जाती थी। उस घर में एक और महिला काम करती थी जिसका नाम था संगीता। संगीता उसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। एक शेफ भी था जो वहां पे शाइनी आहूजा के लिए खाना बनाने का काम किया करता था। वो रात को फ्लैट पे नहीं रुकता था। अपेरेंटली उस दिन संगीता घर में नहीं थी और उसके घर में ना होने का शाइनी आहूजा ने फायदा उठाया। दोपहर का समय था। वो माधुरी से पानी का ग्लास मांगते हैं। माधुरी पानी का ग्लास लेके जाती है और जैसे ही वो रूम में पानी का ग्लास देने के लिए एंटर करती है शाइनी आहूजा रूम को लॉक कर देते हैं। ये माधुरी जोशी का बयान है। रूम को लॉक करने के बाद शाइनी आहूजा के द्वारा जबरदस्ती इनका बलात्कार किया जाता है। माधुरी जोशी ने यह कहा कि मैं लगातार उनको धक्का मारती रही, उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। एलिजरली शाइनी आहूजा ने बलात्कार करने के बाद 2-3 घंटे तक इस महिला को इस कमरे में बंद करके रखा था और 2-3 घंटे बाद कमरे से बाहर निकलने की अनुमति देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने किसी से भी इस बात का जिक्र किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस लड़की के बयान में फिर आगे ये कहा गया कि मैं रोती बिलखती हुई निकली और मैं किचन में चली गई। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ये जो बयान दर्ज कराया गया उसमें यह भी बताया गया कि ये जो लड़की थी माधुरी जोशी, ये रायगढ़ के रहने वाली थी। 2009 में इसकी उम्र 20 साल की थी, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी एक जान पहचान की महिला थी रेखा माने। रेखा माने उस घर में काम करती थी जो शाइनी आहूजा के पड़ोस में था। यानी शाइनी आहूजा के पड़ोस के घर में रेखा माने काम करती थी। दूर की रिश्तेदारी या दोस्ती की वजह से माधुरी जोशी रेखा माने को जानती थी। रेखा माने को जब यह पता चलता है कि माधुरी काम तलाश रही है तो वो उससे शाइनी आहूजा से मिलवाती है, क्योंकि शाइनी आहूजा के घर पे काम वाले की जरूरत थी। मुलाकात होती है और काम वाम जो है फिक्स कर दिया जाता है। माधुरी जोशी को ये बताया जाता है कि इस घर में एक संगीता नाम की महिला भी काम करती है जो रात को वहीं पे रुकती है और एक कुक है जो 2 टाइम का खाना बनाने के लिए आता है। शाइनी आहूजा की बेबी अनुपम और उसकी एक साल की बेटी इसी घर में उसके साथ रहते हैं। ये सारी की सारी डिटेल जो है माधुरी जोशी को बताई गई। तो एक पारिवारिक घर में माधुरी जोशी ने काम करने का निर्णय लिया और रेखा माने की मदद से वहां पे नौकरी करनी शुरू कर दी। ये जो वाक्या है ये 14 तारीख का ही है, जिस शाम को ये कंप्लेंट लिखवाई गई थी। जिस दिन अपेरेंटली ये घटना हुई उस दिन अनुपम, जो कि शाइनी आहूजा की वाइफ है, और उसकी 1 साल की बेटी उस समय अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे। एफआईआर के अनुसार घटना के ठीक 1 दिन पहले ऐसी ही एक घटना हुई थी। कुक दोपहर में खाना बना के चला गया था और संगीता अपना काम वाम करने के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल गई थी। कोई समय 3-3:30 बजे के आसपास का था। अपेरेंटली वहां पे कोई पानी का नल ऑन करने का कोई कॉर्क है जिसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो शाइनी आहूजा ने माधुरी जोशी को कहा कि उस कॉर्क को ऑन कर दो। नॉर्मली ये काम संगीता किया करती थी। अब वो थोड़ी हाइट पर था तो माधुरी जोशी ने एक लकड़ी की सहायता से उसको ऑन करने की कोशिश करी। माधुरी जोशी का बयान है ये। उसने उसको ऑन करने की कोशिश करी तो शाइनी आहूजा पीछे से आते हैं और अपेरेंटली उसके पैरों के टखने को पकड़ लेते हैं। एलिजेडली शाइनी आहूजा ने जैसे ही उसके पैरों के टखने को पकड़ा तो माधुरी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो शाइनी आहूजा ने जवाब दिया कि तुम गिर ना जाओ, उसके लिए मैं तुम्हें सहारा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपेरेंटली माधुरी जोशी कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, कृपया करके आप मुझे टच ना करें। तो शाइनी आहूजा कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहां से हट जाते हैं। शाइनी आहूजा के घर में काम करने के पश्चात रोज शाम को 6 बजे वहां से निकलकर माधुरी जोशी रेखा माने के साथ अपने घर के लिए निकलती थी। ये रोज का रूटीन था। फिर आती है 14 तारीख, जिस दिन ये एलिज्ड रेप जो है उस दिन किया गया।
14 तारीख को फिर से रेखा माने के साथ माधुरी जोशी काम पर जाती है और शाइनी आहूजा के घर पहुंचती है। कुछ देर पश्चात खाना वाना बन चुका था, कुक निकल चुका था। संगीता को चर्च जाना था, तो वो शाइनी आहूजा की परमिशन लेके चर्च के लिए निकल जाती है। चर्च के लिए निकल जाती है तो घर में रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ शाइनी आहूजा और माधुरी जोशी। और यही वो टाइम था जब शाइनी आहूजा माधुरी जोशी नाम की इस महिला से पानी का ग्लास मांगते हैं। ये पानी लेके आती है, रूम में जाती है और एलिजेडली इसका बलात्कार किया जाता है। यहाँ पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हर कहे हुए शब्द को गौर से सुनना। मैं यहाँ पे ना शाइनी आहूजा को डिफेंड करूंगा, ना मैं माधुरी जोशी के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप हर एक शब्द को गौर से सुने, ध्यान से सुने और किन परिस्थितियों में क्या हो सकता था उसके ऊपर इवेंचुअली अपनी टिप्पणी दें। तो ये रेप हुआ। रेप करने के बाद 2-3 घंटे तक रूम में इसको बंद करके रखा गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इवेंचुअली रूम को खोला जाता है और रूम के खुलने के पश्चात माधुरी जोशी कमरे से भागकर किचन में पहुंचती है, घर से बाहर नहीं जाती। किचन में पहुंचती है, अपेरेंटली शी वाज क्राइंग। जो उसने अपने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जो बयान दर्ज कराया उसमें जो इसने इस बात की जानकारी दी। कुछ मिनटों पश्चात, अब वो मिनट कितने थे वी डू नॉट नो, कुछ देर पश्चात दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी बजती है तो दरवाजा खोलने पे सामने पाया जाता है रेखा माने को, वही महिला जिसने शाइनी आहूजा के घर पे माधुरी को काम पे लगवाया था। रेखा माने को देखकर माधुरी जोशी रोने बिलखने लगती है। रेखा उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। मेड के बयान के पश्चात पुलिस स्टेशन में हंगामा सा मच गया था। पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है और अलग अलग धाराएं जो है शाइनी आहूजा के ऊपर लगाती है। मेड के बयान को मद्देनजर रखते हुए शाइनी आहूजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 विच इज रेप, 342 गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने और 506/2 गंभीर धमकी देने की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी करी जाती है और उनके घर को सील कर दिया जाता है। शाइनी आहूजा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौर से हर एक शब्द को गौर से सुनना और इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। शाइनी आहूजा ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके बीच और इस महिला के बीच, माधुरी जोशी के बीच शारीरिक संबंध बने हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हमारे बीच शारीरिक संबंध बने, पर वो हमारी मर्जी से बने थे। शाइनी आहूजा ने पुलिस वालों को दिए हुए बयान में ये कहा कि उन्होंने मेड के साथ शारीरिक संबंध बना है और ये रजामंदी से हुआ था। तो पुलिस वालों ने कहा, तो ये लड़की, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, ये मेरे यहाँ काम करती है। उन्होंने पूछा, कब से काम करती है? करीबन 1.5-2 महीने से काम करती है। कल दोपहर आप कहाँ थे? कल दोपहर को मैं घर पे था। फिर पुलिस वालों ने पूछा, क्या आप घर पे थे जब ये महिला घर आई थी? शाइनी आहूजा ने कहा कि हाँ, मैं घर पे ही था। क्या आपने इस लड़की का बलात्कार किया? तो शाइनी आहूजा ने कहा कि मैंने इसका बलात्कार नहीं किया। जब वो घर आई, मेरी और उसकी रजामंदी से हमारे बीच में शारीरिक संबंध बने। पुलिस वाले इसके पहले कि कोई दूसरा सवाल पूछते, शाइनी आहूजा ने फिर से धीमी आवाज में कहा कि मैंने बलात्कार नहीं किया है, मैंने मर्जी से शारीरिक संबंध बनाया था, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। और ये कहते ही शाइनी आहूजा रोने लगते हैं। मुझे पता है इस समय इस वीडियो के अंदर काफ़ी लोग अपनी धारणा ऑलरेडी बना चुके हैं और यही वो वजह है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना और हर शब्द को गौर से सुनना। अब शाइनी आहूजा जिस समय इनको अरेस्ट किया गया था, उस समय इनका करियर अच्छे खासे ग्राफ पे चल रहा था। उस समय मनीष गुप्ता, एक कहानी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने चार्ल्स शोबराज के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी जिसमें एक अहम भूमिका जो है शाइनी आहूजा निभाने वाले थे। लेकिन शाइनी आहूजा के अरेस्ट होने के बाद वो थोड़े शॉक में आ गए थे। उन्होंने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था जो मैं आपको शब्द टू शब्द आपके सामने नरेट करना चाहता हूँ। मैंने निकाल रखा है वो कोट। मनीष गुप्ता ने कहा था कि मैं शाइनी आहूजा के साथ एक फिल्म पे काम कर रहा था जिसकी कहानी चार्ल्स शोबराज पर आधारित थी। मेरी शाइनी के घर पर आना जाना लगा रहता था और उसकी वाइफ अनुपम आहूजा, उससे भी मुलाकात मेरी होती रहती थी। इसी बीच अचानक खबर मिली कि पुलिस ने शाइनी को अरेस्ट कर लिया है। मैं और मेरा दोस्त दोनों ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां डीसीपी से बात करने पर पता चलता है कि नौकरानी ने शाइनी पर रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। आगे गौर से सुनना। डीसीपी आगे कहते हैं कि अब हमें यह पता लगाना है कि सेक्स मर्जी से हुआ था या लड़की के साथ जबरदस्ती करी गई थी। मैं ये सुनकर हैरान था। मैंने कहा कि जब आप खुद उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं तो आपको अरेस्ट क्यों किया गया? तो उनका ये कहना था कि कानून ही ऐसा है,
धारा 375 और 376 ऐसी है कि अगर एक लड़के के ऊपर रेप केस लगा दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि उसने रेप किया है, तो लड़के को इमीडिएटली अरेस्ट करना अनिवार्य है। और यही वो वजह है कि शाइनी आहूजा को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद शाइनी आहूजा का मेडिकल टेस्ट हुआ, उनका सीमेन सैंपल लिया गया। मेडिकल टेस्ट में शिकायतकर्ता के शरीर पे, उसके कपड़ों के ऊपर जो सीमेन सैंपल मिले वो शाइनी आहूजा से मैच करते थे। शाइनी आहूजा के बेडरूम में जो बिस्तर था, उसकी चादरें और उसके आसपास से जो सीमेन सैंपल्स मिले, डीएनए सैंपल्स लिए गए, वो भी मैच करते थे। 10 दिनों बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पुष्टि करी जाती है कि माधुरी जोशी के प्राइवेट पार्ट्स पर और कमरे की बेडशीट पे जो सीमेन मिले और जो लिक्विड मिला जो कि महिला का था, उससे ये साबित होता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना था। और यही वो वजह है कि शाइनी आहूजा की रिमांड को, उसकी जुडिशियल कस्टडी को 2 जुलाई तक एक्सटेंड किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि शाइनी आहूजा के हाथ पे चोट के निशान भी है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं अपेरेंटली कि हाथापाई हुई और रेप की वजह से वो चोट लगी होगी। घटना के समय शाइनी आहूजा ने किसी तरीके के नशे का सेवन नहीं कर रखा था, इस बात की पुष्टि कर दी गई। और एक डॉक्टर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मेड के प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोट के निशान थे, ऐसा क्लेम एटलीस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर लिखा गया। इस दौरान शाइनी आहूजा की जो वाइफ थी, अनुपमा आहूजा, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी। उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि शाइनी को फंसाने की कोशिश करी जा रही है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि उन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करी। अब शाइनी आहूजा के खिलाफ फिर प्रदर्शन शुरू होते हैं। करीबन 50 प्रोटेस्टर्स, 50 एक्टिविस्ट सड़क पे आते हैं और शाइनी आहूजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। केस अभी भी चल रहा था, पर ये इमीडिएटली ये बोल दिया गया था कि शाइनी आहूजा रेपिस्ट है। अगेन, मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर हमारे यहाँ पे इमीडिएटली कह दिया जाता है, स्पेशली अगर बड़ा केस हो, कि इसी ने किया है। कुछ केसेस में इट्स ऑब्वियस, बट कुछ केसेस में यू हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्ट्स अवेलेबल। प्रोटेस्ट करने वालों में एक महिला थी जिसका नाम था प्रीति जैन। प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर के ऊपर एक हरासमेंट का केस लगाया था। उस केस का क्या हुआ और प्रीति जैन ने बाद में केस में क्या किया, एक बार गूगल पे जाके चेकआउट जरूर करना। एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है मुंबई के, विवेक अग्रवाल, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो, और इस केस को वो शिद्दत से फॉलो कर रहे थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक कुछ डिटेल्स शेयर करी है मीडिया में बात करते हुए, जो अगेन मैं आपको नरेट करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू रीफ्रेज और पैराफ्रेज एनीथिंग, मैं आपको एग्जैक्टली वो बताना चाहता हूँ जो उन्होंने बताया, और अगेन फिर से चाहता हूँ आप गौर फरमाएं। तो विवेक अग्रवाल का यह कहना है कि इंडस्ट्री भले ही शाइनी आहूजा को एक एरोगेंट इंसान मानती हो, लेकिन सिर्फ गुस्से के कारण कोई व्यक्ति किसी महिला का यौन शोषण कर डाले, यह मैं नहीं मानता। जब मुझे इस केस के बारे में पता चला तो इसमें आरोपी शाइनी आहूजा है, जो एक बहुत आकर्षक रोमन देवताओं जैसे दिखने वाले व्यक्ति हैं। तब मेरे मन में पहला सवाल यही उठा कि ऐसे किसी व्यक्ति को घरेलू नौकरानी के साथ संबंध कोई क्यों बनाएगा? ना तो वो रूप रंग में, ना कद काठी में, ना ही स्किन टोन में उसके मुकाबले में किसी भी तरीके से टिकती है, जबकि उसके पास पूरा का पूरा बॉलीवुड का ग्लैमर जो है वो मौजूद है। अ लॉट ऑफ यू विल से कि यहाँ पे एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। और ये रियलिटी है बॉलीवुड की और ग्लैमर इंडस्ट्री की। विवेक अग्रवाल फिर आगे कहते हैं कि शाइनी के आसपास हमेशा ऐसी ए लिस्ट बटरफ्लाइज मंडराती रहती हैं जो उनके जरिए या उनसे जुड़कर खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहती थी, जैसे कि कंगना रनावत, आदित्य पंचोली के साथ। ऐसी लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में ये तर्क कि उसने पैसे देकर इस लड़की को इस्तेमाल करना चाहा और मना करने पर नाराज होकर उस पर हमला किया, ये पहले स्टेटमेंट में मेरे गले से नहीं उतरता। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफ जहां कास्टिंग काउच एक कड़वी सच्चाई है, वहीं ये भी उतना ही सच है कि कई बार लड़कियां अपने फायदे के लिए खुद पुरुषों के सामने जाती हैं और उनके जरिए काम हासिल करने की कोशिश करती हैं। इस तथ्य को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हो सकता है कि मेरी इस बात से महिला अधिकार संगठनों या एनजीओ से जुड़े लोग नाराज हों, लेकिन अगर वो खुद इंडस्ट्री में जाकर एक ईमानदार सर्वे करें तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरीके से सच है। और ये सच है भी, ये रियलिटी है बॉलीवुड की, कि जितना शोषण लड़कियों का इस इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, मोर और लेस उतनी ही लड़कियां तैयार भी रहती हैं पैसे के लिए अपने कैरेक्टर को ध्वस्त करने के लिए। विवेक अग्रवाल फिर आगे कहते हैं कि इससे पहले मुंबई में रागिनी गुप्ता कांड हो चुका था, जिसमें एक लड़की ने कुछ लोगों पर एमएमएस बनाने और रेप करने के आरोप लगाए थे।
उस केस की सीडी मुझे हासिल हुई थी। जब मैंने वो सीडी देखी तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लड़की खुद कैमरा सेट कर रही थी और 2-3 बार एंगल को ठीक भी कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि ये कोई छुप कर बनाया हुआ एमएमएस नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हनी ट्रैप प्लानिंग थी। बाद में जिन लोगों पर आरोप लगे वो 60-70 साल के बुजुर्ग थे और आखिर में सभी के सब रिहा हो गए क्योंकि सारे तथ्य सामने आ गए थे। उस केस में यह भी उजागर हुआ कि लड़की के साथ एक पूरा गैंग काम कर रहा था, जिसमें 2 फर्जी पत्रकार, 2 फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 3-4 पुलिस ऑफिसर शामिल थे। ये गैंग ऐसे लोगों के निशाना बनाता था जो फिल्मों में काम देने के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं। लड़की पहले खुद कहती है, सर मैं आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, बस मुझे काम दिलवा दीजिए। उसके बाद वीडियो बनाई जाती है, उसकी सीडी तैयार की जाती है और फिर पुलिस में शिकायत कर दी जाती है कि फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मेरा शोषण किया गया है। शुरुआती सौदेबाजी में 20 से 25 लाख से लेके 2 से 3 करोड़ तक, यहां तक कि 5 करोड़ रुपए तक इन सभी में हिस्सा बांटा गया था। ये रागिनी एमएमएस की कहानी विवेक अग्रवाल ने शाइनी आहूजा के केस से कंपेयर करते हुए बताई थी। एक इन्फॉर्मेशन और है जिसके ऊपर आपका गौर फरमाना जरूरी है, और वो ये कि मुंबई के अंदर एक बाई गैंग नाम की चीज एक्टिव है। बाई गैंग मतलब बाई लोगों का गैंग, जो कि एक दूसरे की सहायता करती है बड़े घरों में एक दूसरे की नौकरी लगवाने में। उनका उद्देश्य ये होता है कि उन घरों के जो पुरुष होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनसे पैसे ऐंठे जाए। और ये गैंग मुंबई में बहुत तगड़े तरीके से प्रोमिनेंट है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये लड़कियां जो कम उम्र की होती है, इनको ऐसे घरों में सेट करके नौकरियां दिलवा के उन घर के पुरुषों के ऊपर आरोप लगा के पैसा ऐंठा जाए, और अगर पैसा दिए जाने से मना किया जाता है तो उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए जाए। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि माधुरी जोशी ने झूठ बोला था, शाइनी आहूजा वॉज नॉट द कल्प्रिट और इज नॉट द कल्प्रिट। केस का अपडेट क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि इस दुनिया के अंदर हर चीज एग्जिस्ट करती है और लड़कियों के द्वारा झूठे केसेस फाइल करे जाते हैं। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये भी एक रियलिटी है। सो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर यू कम एंड टेल मी कि हाउ कैन यू जनरलाइज। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम गिविंग यू द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन टुडे। ये केस जब हुआ उस समय शाइनी आहूजा काफी फिल्में कर चुके थे, गैंगस्टर, वो लम्हे, भूल भुलैया, वेलकम, ये सारी की सारी फिल्में। और लोगों का ये कहना था कि शाइनी आहूजा इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। शाइनी आहूजा को जब जेल भेजा गया था तो एक और इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। कई फिल्मकारों का उस समय ये मानना था कि शाइनी आहूजा के ऊपर जो ये केस लगा है ये झूठा केस है, लेकिन शाइनी आहूजा ने जैसे ही इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने सेक्स किया लेकिन वो रजामंदी से किया गया था, तो फिल्म निर्माता जो है अपना हाथ खींच लेते हैं। जितनी भी फिल्में शाइनी आहूजा के साथ चल रही थी उन सबको डब्बे में डाल दिया जाता है। फाइनेंसर्स हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। अब शाइनी आहूजा ने एक और बयान दिया। शाइनी आहूजा ने यह कहा कि मेड उनसे प्यार करती थी और एक रोज पहले उसने कई बारी एक्टर को फोन किया था, यानी शाइनी आहूजा को माधुरी जोशी ने 13 तारीख को कई बारी फोन किया था। शाइनी आहूजा ने यह कहा कि वो मुझसे प्यार करती थी, रजामंदी से सेक्स हुआ और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगाया जाएगा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये केस लेकिन फिर से उलझता है। शाइनी के कबूलनामे के बाद इनकी जो बेल याचिका है उसको खारिज कर दिया जाता है। उन्हें 5 महीनों तक जेल में रखा गया था और उनके खिलाफ 109 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल करी गई थी। लेकिन शाइनी आहूजा की मेड ने कोर्ट में अपने बयान को बदलते हुए ये कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। सवाल यह है कि अगर शाइनी आहूजा ने बलात्कार नहीं किया था तो ये कंप्लेंट क्यों फाइल करी गई? इस कंप्लेंट को फाइल करने के पीछे का उद्देश्य क्या था और शाइनी आहूजा की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था? लेट्स ट्राई टू। ये केस पूरी तरीके से मीडिया में चर्चा में था, काफी माहौल गर्म था और एक अखबार में फिर ये दावा किया गया कि पुलिस को कई सबूत जो है शाइनी आहूजा के खिलाफ मिले हैं। एक अखबार में यह भी दावा किया गया कि एक पड़ोसी ने उस रोज शाइनी आहूजा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। इसी दौरान शाइनी आहूजा की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इन सारी बातों का खंडन किया और ये कहा कि उनके पति निर्दोष हैं। जिस महिला के बारे में ये दावा किया गया था प्रेस में कि उस महिला ने चीख चिल्लाहट की आवाज सुनी थी, वो महिला अनुपमा के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और उसने ये कहा कि ना उसने ऐसी कोई चीख चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही पुलिस वालों ने अभी तक उसका बयान लिया है। यानी पुलिस वालों ने अभी तक बयान नहीं लिया था। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा दूं कि रागिनी एमएमएस कांड के अंदर ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 2-3 पुलिस वाले जो हैं उस केस के अंदर शामिल थे जहां पे हनी ट्रैपिंग करी गई थी।
पैसा लिया गया था और पैसा बांटा गया था। ये केस भी ओशिवारा पुलिस हैंडल कर रही थी। इस दौरान शाइनी आहूजा, जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि शारीरिक संबंध बना है। मेड उनसे प्यार करती थी। एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बार उसने फ़ोन किया और इवेंचुअली दोनों के बीच में सेक्स हुआ और उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई जो है वो दर्ज कराई गई। ये जो शिकायत करता थी, इसके अलावा संगीता याद है आपको, जो चर्च चली गई थी, वो भी इस घर में काम करती थी। वो इस घर में रात रात को रुका करती थी। उसके बयान को भी पुलिस वाले दर्ज करते हैं और उससे पूछते हैं, तो उसने कहा कि उस समय वो घर पर मौजूद नहीं थी, वो चर्च के लिए निकली हुई थी। पर शाइनी आहूजा के बारे में उन्होंने कोई भी गलत चीज़ नहीं की। उन्होंने कहा कि शाइनी आहूजा एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। अब शिकायत होने के बाद, जैसे मैंने बताया कि शाइनी आहूजा को जेल भेज दिया गया था। जिस जेल में उन्हें रखा गया था, जिस जेल के जिस सेल में उन्हें रखा गया था, उसमें उनका पार्टनर था अबू सलेम। शाइनी आहूजा वर्कआउट किया करते थे। लोगों से ऐसा कहा जाता है कि प्रेम भाव रखते थे, रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते थे। अब अबू सलेम के साथ क्यों रखा गया शाइनी आहूजा को, ये बड़ी विचित्र सी चीज़ है। एक इंसान जो बॉलीवुड एक्टर है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, अभी केस प्रूफ साबित हुआ नहीं है, उसको एक अंडरवर्ल्ड के बंदे के साथ रखना थोड़ा विचित्र सिनारियो था। स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन्होंने गैंगस्टर नाम की एक मूवी करी थी जो अबू सलेम के कैरेक्टर के ऊपर आधारित थी। हालांकि ये फिल्म, ऐसा कहा जाता है कि अबू सलेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और वो और शाइनी आहूजा अक्सर काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे। अगेन, नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्स्पिरेसी स्टोरी यहाँ पे, बट क्या यहाँ पे पुलिस के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कोशिश करी जा रही थी कि शाइनी आहूजा को किसी तरीके से डराया धमकाया जा सके, एक इंटिमिडेशन उनके ऊपर लगाया जा सके ताकि पैसा जो है ऐंठा जा सके। अगेन, नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसा हुआ होगा, बट पॉसिबिलिटीज इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। अब कई बार याचिका, जो बेल की याचिका थी, उसके खारिज होने के बाद 1 अक्टूबर 2009 को बॉम्बे हाई कोर्ट में इवेंचुअली इनको अपील मिलती है। अब इनके वकीलों ने क्या तर्क दिए, वो मैं कुछ लीगल पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारे के सारे मैंने निकाल रखे हैं। शाइनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में रेप की जगह अत्याचार शब्द इस्तेमाल हुआ है। अत्याचार और रेप में काफी डिफरेंस है। रेप नहीं बोला गया था। जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। ऐसे में ना तो कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, ना ही सबूतों से छेड़छाड़ होने का खतरा है। इसलिए आरोपी को जेल में रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसे जेल से रिहा किया जाता है तो सजा मिलने से पहले ही उसे सजा दी जा रही है, अगर जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो। 26 जून 2009 को आई मेडिकल रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि शिकायतकर्ता के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान हैं। लेकिन बाद में प्राइवेट पार्ट और हाइमन के लोकल एग्जामिनेशन में सामने आया कि 3 o'clock और 9 o'clock टीयर होने के निशान मेडिकल टेस्ट के दौरान हील हो चुके थे। शिकायतकर्ता और शाइनी आहूजा के कमरों की बेडशीट, रजाई और पर्दों में भी खून के कोई निशान नहीं मिले थे। शिकायतकर्ता के कपड़े में जो खून के निशान थे वो काफी पुराने थे और उन्हें कई बारी धोया जा चुका था। एक चीज जो वकीलों के द्वारा कही गई वो ये कि, और ये सारा का सारा जो काम है इस सुनवाई के दौरान हो रहा था, कि शाइनी के खिलाफ जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत करी है, उसने ये कहा कि वो बलात्कार के समय पे काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जिस फ्लोर पे शाइनी आहूजा का घर था उसमें 4 फ्लैट थे। तो क्या किसी भी फ्लैट के किसी भी इंसान ने उसकी चीख पुकार को नहीं सुना? जिस कमरे में बलात्कार किया गया उस कमरे की बेडरूम की जो दीवार है एक दूसरे फ्लैट से एडजॉइनिंग है, तो क्या दूसरे घर में वो आवाज नहीं पहुंची होगी? वकीलों का यह भी कहना था कि पहले तो ये साबित नहीं होता कि शारीरिक संबंध बने हैं, पर अगर वो संबंध बने भी हैं तो संभव है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ हो, यो रजामंदी से हुआ, जैसा कि शाइनी ने क्लेम किया है। वकीलों ने ये कहा हाई कोर्ट के अंदर कि हम सारी की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं और शाइनी भागने की कोशिश नहीं करेंगे। ही इज अ रिनाउंड एक्टर, मुंबई में इनका घर है, और अगर आप इन्हें बेल देते हो और अगर आपको ये डर है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। एंड टू मेक श्योर कि किसी गवाह को डराया धमकाया नहीं जाएगा या ये सुनिश्चित किया जाए कि एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, शाइनी आहूजा मुंबई में नहीं रहेंगे, वो अपने परिजनों के साथ दिल्ली में रहेंगे और जब भी केस की सुनवाई होगी वो दिल्ली से मुंबई अप डाउन कर लेंगे। जो डिफेंस लॉयर्स थे, सरकारी वकील जो थे, जो इस लड़की का केस संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान जो हैं वो सामने आए हैं, तो तर्क ये दिया गया कि लड़की के शरीर पे जो चोट के निशान है वो काम करते हुए लग सकते हैं, क्योंकि वो घरों में काम करती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको काम करते हुए कहीं पे चोट लगी हो। अगेन दैट वाज अ स्ट्रेच, बट देन अगेन कोर्ट्स में इसी तरीके से तर्क वितर्क जो है वो दिए जाते हैं। कई कुतर्क होते हैं और कई सही तरीके के भी होते हैं। इवेंचुअली
सुनवाई होते होते कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचती है कि चूंकि चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो इनको जमानत दी जा सकती है। इनको 50,000 रुपए के बॉन्ड के ऊपर जमानत दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप केस की सुनवाई होने तक मुंबई में नहीं रहेंगे, आप दिल्ली में रहेंगे और जब भी आपकी डेट आएगी आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। आरोपी बिना अनुमति के भारत के बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट जब्त करना होगा। मुकदमा खत्म होने तक शाइनी आहूजा दिल्ली में जो उनके घर के सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा हर हफ्ते वहां पे हाजिरी लगाएंगे। 6 महीने अगर जब सुनवाई चलती रहेगी तो 6 महीने के पश्चात आरोपी जो है यानी शाइनी आहूजा इन शर्तों में बदलाव की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यानी कोर्ट पहले ही कह रहा था कि इस केस को तो लंबा चलना है, अब 6 महीने बाद आपको अगर कोई शर्त एडजस्ट करवानी हो, वी विल टॉक अबाउट इट। ये हमारी जुडिशियल सिस्टम की रियलिटी है। शाइनी आहूजा के अप डाउन का सिलसिला शुरू हो चुका था, पर एक केस में ट्विस्ट आने वाला था। केस में ट्विस्ट ये आया कि 27 दिसंबर 2010 में जब ये केस की सुनवाई चल रही थी तो माधुरी जोशी ने ये कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, मैंने रजामंदी से सेक्स किया था और ये इल्जाम मैंने रेखा माने के कहने पर उसके बरगलाने पे लगाया है। ये जो बाई गैंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहले, वो इस बात की यहाँ पे पुष्टि कर रहा था। अब कई लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ऑब्वियसली शाइनी आहूजा के द्वारा इसे डराया धमकाया गया होगा, पैसे दे दिए गए होंगे, बट अगर चाची की मूछें होती तो वो चाचा होता। एक्सप्लोरेशन फ्रॉम ऑल एंगल्स इज अ नेसेसिटी अगर आपको एक रैशनल डिसीजन पे पहुंचना है। अगेन, नॉट ट्राइंग टू डिफेंड शाइनी आहूजा इन एनी सिचुएशन बिकॉज वी डू नॉट नो, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। मैं सिर्फ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, अपना कुछ पर्सनल उसमें जोड़ना होता है तो जोड़ता हूँ और फिर आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, पूछने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक। अब मेड ने जब ये बयान बदला तो जज साहब ने उसको धमकाया कि कहीं तुम प्रेशर में तो नहीं बोल रही हो, कहीं अब तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, और अगर तुमने झूठ बोला है और झूठे केस फाइल करने के लिए तुम पे कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। मेड ने फिर भी अपने बयान को दोबारा नहीं बदला, वो इस बात पे कायम रही कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ है। अब उस समय एक और जर्नलिस्ट थे, क्रिमिनल जर्नलिस्ट, जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वर्ड टू वर्ड। जब कोई घटना सत्य नहीं होती तो व्यक्ति अपने पहले दिए गए बयान को याद ही नहीं रख सकता, फिर वो बार बार अपनी बात बदलता है, लेकिन अगर कोई घटना सच में घटी होती है तो वो इंसान के जहन में हमेशा साफ रहती है। इस केस में भी मेरे ख्याल से यही हुआ था। मुझे इस पूरे मामले में सच्चाई का भारी अभाव दिखता है। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि मैं आज तक ना शाइनी आहूजा से मिला हूं, ना उनकी पत्नी से, ना किसी एजेंट या वकील से, लेकिन मुझे अपने इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस पर गहरा भरोसा है। जो जानकारी जो मेरे पास वो लेकर आए हैं वो हमेशा सत्य और सत्य के करीब रही है। इस केस में मुझे सच्चाई का बहुत बड़ा अभाव दिखाई देता है और अगर ये बाई गैंग का केस नहीं है तो फिर ये कोई दूसरा केस हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 रेप्यूटेड क्रिमिनल जर्नलिस्ट के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि मुंबई के एक बाई गैंग के द्वारा शाइनी आहूजा को फंसाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इस बाई गैंग का मकसद यही होता है पॉश इलाके में, पॉश घरों में, पैसे वालों घरों के जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर शारीरिक उत्पीड़न, रेप, यौन शोषण का आरोप लगा के उनसे पैसा इठा जाए। ये बाई गैंग मुंबई की रियलिटी है, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। शाइनी आहूजा रेप केस का फैसला 30 मई 2011 को आता है सेशन कोर्ट्स के द्वारा। अब चूंकि मेड ने डिसीजन बदल लिया था, बयान बदल लिया था, तो आपको लग रहा होगा कि शाइनी आहूजा छूट गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इवन दो मेड ने अपने बयान को बदल दिया था, पर लैब्स की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सीमन सैंपल मिला था, लिक्विड महिला के जिस्म का वहां पे मिला था बिस्तर के ऊपर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शाइनी आहूजा को जेल की सजा सुना दी जाती है। 98 पेजेस का जजमेंट था, 109 पेज की चार्जशीट थी, 12 गवाह थे और फोरेंसिक रिपोर्ट्स, और इन सब के आधार पर 1 अप्रैल 2011 को कोर्ट में यह कहा जाता है कि धारा 376 रेप करने के लिए आपको 11 वर्ष का कारावास जो है वो दिया जाता है। कोर्ट का ये फैसला आने पर ऑब्वियस सी बात है बॉलीवुड इनके सपोर्ट में उतरा, और सबसे पहले और वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस जो इस केस में सामने आए शाइनी आहूजा के, वो थे अरशद वारसी। अरशद वारसी ने कोर्ट के फैसले आने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ये जो नेता हैं, करप्ट जो हैं, भ्रष्ट जो हैं, जिन्होंने देश के साथ ऐसा किया, महिलाओं के साथ ऐसा किया, वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन शाइनी आहूजा को 7 साल की सजा दे दी गई है। न्यायपालिका को साफ तौर पर इस तरीके से जो एंटरटेनर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनको टारगेट करना बंद करना चाहिए। अरशद वारसी की इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। न्यायपालिका यही है जहां पे सलमान खान जैसे इंसान को बाहर खुला छोड़ रखा है,
संजय दत्त जैसे इंसान को आराम से AK-47 के साथ भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सेशन कोर्ट के खिलाफ ऑब्वियसली फिर अपील करी जाती है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा जाता है कि जब जो शिकायत करता है, जब उसने अपने बयान को बदल दिया है, तो इनको सजा कैसे दी जा सकती है। उस अपील में फिर कुछ और चीजें भी बताई गई जो एक्चुअली हैरतअंगेज है। ये कहा गया कि जो क्लेम शाहिद आहूजा ने किया था कि 13 तारीख को ये महिला बार बार मुझे लगातार कॉल करी जा रही थी, इस महिला के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को सीडीआर को पुलिस ने निकाला ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज जो कि शाहिद आहूजा के पक्ष में थी, उसका विश्लेषण किया ही नहीं गया। शाइनी का ये कहना था कि जांच अधिकारियों ने उनसे खुद से कहा था कि आपकी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना हम जरूरी नहीं समझते, और ये बायसनेस ओशीवारा पुलिस स्टेशन का इस केस के प्रति दिखा रहा था। अब जो डीएनए सैंपल लिया गया था उसके कस्टडी के बारे में भी काफी सवाल उठाए गए। ऐसा कहा गया कि एक सैंपल किसके थ्रू अगला हैंडओवर किसको दिया गया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, तो मिसहैंडलिंग हुई है। एक सैंपल को सील ही नहीं किया गया था, तो उसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। और एक सैंपल तो ऐसा था जो कि कस्टडी से गायब हो चुका था। अब ये जो सैंपल्स थे, क्या ये शाहिद आहूजा को बचाने के लिए टेम्पर किए जा रहे थे, या फिर पुलिस सिर्फ उन सबूतों का इस्तेमाल कर रही थी जिससे ये साबित किया जा सके कि शाहिद आहूजा एक्चुअली में रेपिस्ट है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी सजा के ऊपर रोक लगाई जाती है, और ये कोर्ट में ये केस आज तक चल रहा है। अब ये सुनवाई हो रही है, चलती रहेगी। इसके बीच में कोर्ट इनके पासपोर्ट को भी दे देता है, और कोर्ट ने एक चीज ये जरूर करी, जनरली ऐसे केसेस के अंदर सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, आप सिर्फ 1 साल के लिए यूज कर सकते हो। पर शाहिद आहूजा के पासपोर्ट को 10 साल के नवीकरण के लिए अप्रूवल दिया गया, जो इस बात को तो दर्शाता है कि कोर्ट्स को शाहिद आहूजा के केस में, हाई कोर्ट को कुछ तो ऐसा लग रहा था कि बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट और रॉन्ग ये आप बताना। फिर से विवेक अग्रवाल का एक मीडिया कोट है जो मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं। बात को तोड़ मरोड़कर अटेम्प्ट टू रेप का रूप दिया गया और वसूली की कोशिश करी गई। जब शाइनी द्वारा पैसे दिए जाने से इनकार किया गया तो केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और अंडर द टेबल 15 लाख रुपए लेकर जमानत दिलाने की बात सामने आई। जब यह रकम नहीं दी गई तो शाइनी आहूजा को पुलिस और न्यायिक हिरासत में समय बिताना पड़ा। कुल मिलाकर पुलिस ने पूरा केस लड़की के बयान के आधार पर बनाया, लेकिन फोरेंसिक जांच या किसी गवाह या ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिसके आधार पर शाइनी आहूजा को सजा दिलाई जा सके। मीडिया ट्रायल के ऊपर इनका यह कहना है कि सोचिए कि एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे ड्रैकुला, नरपिशाच, नरबख्शी जैसे शब्दों से नवाजा जाए। हमारे अखबार फिर भी काफी हद तक संयम बरतते हैं, लेकिन मुझे पूरा अफसोस है कि हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया जब किसी के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो वो भाषा इंसानियत की किसी भी पैमाने पर सही साबित नहीं होती। जिस तरह के विश्लेषण दिए जाते हैं, विशेषण दिए जाते हैं और जिस नफरत के साथ मीडिया ट्रायल चलाया जाता है वो शर्मनाक है। एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी मेहनत, उसकी तपस्या बर्बाद करने के बाद मीडिया दूसरी खबरों का जश्न मनाने लगता है। मुझे इसका बेहद अफसोस है। शाइनी आहूजा ने इस केस के बाद वेलकम के साथ एक कमबैक करने की कोशिश करी, पर फिल्म उतनी चली नहीं और लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। शाइनी आहूजा फिर फिलीपींस शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पे कपड़े वगैरह का काम कर रहे हैं। What he wanted to do in life, he cannot do. He wanted to be an actor. Now he's not. Whether Shaini Ahuja is a rapist or not, we do not know. अभी केस चल रहा है। हमारे देश के जुडिशरी का आलम यह है कि एक इंसान जिस पे रेप का एलिगेशन लगा हुआ है 16 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या उसे निर्दोष साबित किया जाएगा, क्या उसके नाम के आगे ये जो धब्बा लगा हुआ है क्या वो कभी हट पाएगा, या फिर इवेंचुअली उसे रेपिस्ट बता के जेल में डाल दिया जाएगा। दोनों ही सिनारियो में क्लैरिटी नीड्स टू कम। और ये जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 16 साल से एक इंसान के ऊपर वी डू नॉट नो वेदर इज अ रेपिस्ट और नॉट, बट एक रेपिस्ट का टैग लगा हुआ है। बड़े केसेस में अक्सर होता है कि गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जाती है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आप ये सोच रहे हो और अगर ऐसा हुआ भी हो कि माधुरी जोशी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई हो। पर इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि झूठे केसेस फाइल किए जाते हैं और बड़े लोगों के ऊपर अक्सर किए जाते हैं। आप शाइनी आहूजा केस के बारे में क्या सोचते हो? आपके अंदर की आवाज क्या कहती है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि विवेक अग्रवाल ने जो एक बात कही थी, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट जो एक बात कही थी वो रेजोनेट कर रही है मेरे साथ कि जिस इंसान के साथ लड़कियां सोने के लिए तैयार हो, जो कि वो बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार रहती हैं, व्हाई वुड ही ट्राई टू हैव सेक्स विद अ वुमन
जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि ठरक, फिर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। एनीवेज, दिस इज ऑल दैट आई हैड टू टॉक अबाउट दिस केस। जुडिशरी अभी भी डिसाइड करने में लगी हुई है क्या होगा क्या नहीं। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है, चैनल पे पहली बार जुड़े तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का लिंक है। इट्स अ वेरी नॉमिनल मंथली अमाउंट, 100-150 रुपये का, समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू वांट यू कैन हेल्प अस टू सस्टेन दिस चैनल। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।